नमस्कार साथियों, एसवी कोचिंग नौगांव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश में आज आपका बलवन का पार्ट 2 फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और बलवन का सेकंड पार्ट आज कंप्लीट करेंगे। और सेकंड पार्ट में हमको जो पढ़ना है वो है बलवन के राजत्व का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके हमेशा आते हैं, कोई सा भी आपका एग्जाम रहा हो। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बलवन सर्वप्रथम इल्तुतमिश के समय अंगरक्षकों का प्रधान बनाया जाता है और इस सेना में क्या होता है, आपका सम्मिलित होता है। इसके बाद जब बहराम शाह शासक बनता है तो बहराम शाह चालीसा मंडल में एक नवीन पद नायाब ए ममलिकात पद का क्या करता है, सृजन करता है। तो चालीसा मंडल का सर्वोच्च पद होता है और चालीसा मंडल की स्थापना आपको कौन करता है, इल्तुतमिश। अब जब नसरुद्दीन महमूद आपका शासक बनता है तो बलवन अपनी पुत्री का विवाह किससे कर देता है, सुल्तान के साथ कर देता है और सुल्तान बलवन को नायाब ए ममलिकात के पद पर क्या कर देता है, नियुक्त या अपॉइंट कर देता है। तो बलवन यहाँ पर नसरुद्दीन महमूद के समय अपने सर्वोच्च क्या समय पर पहुंच जाता है, मतलब जो उसका सर्वश्रेष्ठ रहता है उस पर बलवन नसरुद्दीन महमूद के समय पहुंच जाता है। और इसी समय बलवन अपनी बेटी का विवाह भी सुल्तान के साथ कर देता है और 1266 में बलवन सुल्तान की हत्या करके क्या बन जाता है, गुलाम वंश का नया शासक। और बलवन एक नवीन वंश बलवनी वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। प्रारंभ में बलवन क्या है, मंगोलों से क्या हो गया था, सामना उसका हो चुका था, इसलिए बलवन पहला दिल्ली का सुल्तान था जिसने पश्चिमोत्तर मतलब उत्तर पश्चिम सीमा पर क्या किया, नीति का निर्धारण किया, मतलब किलों का निर्माण करवाया और वहां पर किलेदार क्या किए, नियुक्त किए, जिससे पश्चिमोत्तर भारत से होने वाले आक्रमणों से क्या हुआ सके, बचा जा सके। तो ये पहला सुल्तान था। अब आते हैं अपन बलवन के राजत्व का सिद्धांत। तो बलवन स्वयं एक छोटे वंश से बिलोंग करता था। तो बलवन ने क्या किया, जब इल्तुतमिश से लेके और बलवन के बीच में जो दिल्ली के सुल्तान रहे हैं वो सब कैसे रहे हैं, अयोग्य रहे हैं, मतलब उनमें कोई काबिलियत नहीं थी, जिसका फायदा तुर्की दासों ने उठाया, चालीसा मंडल के सदस्यों ने उठाया। तो इस वजह से क्या हुआ, सुल्तान की प्रतिष्ठा में क्या आई थी, कमी आई थी। तो सुल्तान को उस नजर से नहीं देखा जा रहा था जैसा इल्तुतमिश के समय देखा जा रहा था। तो बलवन ने ताज की प्रतिष्ठा और सुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए अपने आप को, एक शाहनामा किताब है फिरदौसी की, उसमें एक वंश वर्णित है आपका आफरासियाब वंश। ये आपका फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित आफरासियाब वंश। तो इसने अपने आप को इस वंश से जोड़ा। ये क्या था, आपका एक कुलीन वंश था, राजशाही वंश था। तो इसने अपने आप का संबंध किससे जोड़ा, आफरासियाब वंश से, जिससे दरबारी लोगों को लगे कि हाँ बलवन एक उच्च कुलीन वंश से क्या है, संबंधित रहा है। और राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत बलवन ने अपने आप को क्या, हमेशा इसने रक्त की शुद्धता और कुल की उच्चता पर बल दिया, मतलब ये उन्हीं व्यक्तियों को पसंद करता था जो उच्च कुल के हों और उनका रक्त क्या हो, शाही हो। ये किसी भी गरीब व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से कभी मिलता ही नहीं था। तो ये बलवन के राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत आपका रक्त की शुद्धता और कुल की उच्चता पर इसने क्या दिया, बल दिया। इसके बाद तो बलवन के राजत्व का सिद्धांत है, इसकी जानकारी हमें बरनी के द्वारा जो बसैया या बसाया बनाया गया था, मतलब बलवन की वसीयत, उसमें हमें बलवन के राजत्व की सिद्धांत की क्या मिलती है, व्याख्या मिलती है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि बलवन के राजत्व का सिद्धांत का वर्णन कहाँ है, बरनी द्वारा बसैया में मिलता है। और जो बलवन का राजत्व का सिद्धांत था ये पूर्णतः फारस के उस पर आधारित था आपका, ठीक है, फारस का जो सिद्धांत चलते थे उसी पर ये बलवन के राजत्व का सिद्धांत आपका क्या था, आधारित था। और इसी के तहत बलवन ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए जो फारसी परंपराएं हैं उनको क्या किया, ग्रहण किया। तो सबसे पहले इसने क्या ग्रहण किया था, आपका सिजदा। तो सिजदा में क्या होता था कि जब भी कोई व्यक्ति आता था तो सुल्तान के समक्ष उसको क्या होना पड़ता था, घुटनों के बल बैठना पड़ता था और सुल्तान का सिजदा करना पड़ता था। दूसरा इसने अपनाया था पैबोस या पाबोस, मतलब सुल्तान के पैरों को चूमना। और तीसरा इसने एक पारसी त्योहार अपनाया था, नौरोज, मतलब सूर्य की पूजा, जो 19 दिन तक चलती थी।
तो इस तरीके से अपने आप को सुपीरियर या सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए बलबन ने क्या किया, सिजदा, पाबूस और नौरोज के त्योहारों का जो फारसी थे उनको क्या किया, अपने साम्राज्य में उनका चलन प्रारंभ करवाया। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बलबन क्या करता है कि राजत्व के सिद्धांत के अनुसार बलबन बताता है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का क्या है, आपका प्रतिनिधि होता है। मतलब ऊपर ईश्वर और नीचे राजा। तो राजा के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं वो मतलब सब सही है। ये था आपके बलबन का राजत्व का सिद्धांत। और इस सिद्धांत का अनुकरण करने में बलबन इतना वो रहता था, आपका उत्साहित रहता था कि बलबन का एक स्टेटमेंट है कि जब भी मैं किसी तुच्छ या गरीब व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा हाथ अचानक ही तलवार की ओर खिंचा जाता है। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि गरीबों से इसको इतनी नफरत थी जो निम्न कुल के थे कि मेरी हाथ तलवार पर अपने आप पहुंच जाता है। तो ये बलबन अपने आप को सर्वश्रेष्ठ उच्च कुल का दिखाने के लिए बलबन ने कभी भी अपने दरबार में किसी भी दरबारी से बातचीत नहीं करता था। निम्न और गरीब लोगों से कभी ये मिलता नहीं था, न संगीतज्ञ, किसी से इसका कोई लेना देना नहीं। ये केवल दरबार में अपने वजीर से क्या करता था, बातचीत करता था। और अब बलबन की जो आपके सैन्य व्यवस्था है, तो बलबन ने सैन्य व्यवस्था में क्या किया था, दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की इसने क्या की थी, स्थापना की थी। क्यों? क्योंकि बलबन सेना के महत्व को समझ चुका था कि अगर हमें साम्राज्यवाद या साम्राज्य विस्तार करना है और अपने राज्य को सुदृढ़ रखना है तो हमें एक स्थायी सेना दिल्ली सल्तनत में रखनी पड़ेगी। तो इसने दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की क्या की, आपकी स्थापना की। दूसरा है, इसने गुप्तचर विभाग की क्या की थी, स्थापना की थी। बलबन के समय पूरे दिल्ली सल्तनत में गुप्तचर व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, इसीलिए बलबन को क्या है, हर विभाग की जानकारी मिलती रहती थी। तो बलबन ने गुप्तचर व्यवस्था को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से पूरे दिल्ली सल्तनत में लागू किया था। इसी के साथ एक आपको किस्सा है कि जब 1287 में बलबन की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, तो दरबारियों में इतना खौफ रहता है कि बलबन कहीं फिर से जिंदा ना हो जाए, क्योंकि कई बार बलबन अपने मरने की झूठी खबरें उड़ा चुका था। तो दरबारियों ने 40 दिन तक बलबन की मृत्यु का शोक मनाया था। और दरबारियों ने बलबन के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए कपड़े फाड़ दिए, रोए, दुनिया भर का क्या किया, नाटक किया। और जब 40 दिन तक बलबन नहीं आया तो फिर दरबारियों को लगा कि बलबन क्या हो गया, वास्तव में मर चुका है। तो ये थी आपकी बलबन की कहानी। तो बलबन बहुत ही क्रूर शासक था, इसलिए बर्नी इसको खुफिया कातिल या बहुत लोगों के कत्ल करने वाला भी कहता है। तो बर्नी और आपका जो फिरदौसी का शाहनामा वर्णित है, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ स्टेटमेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये थे आपका बलबन के राजत्व का सिद्धांत। तो जब बलबन की मृत्यु हो जाती है तो बलबन के बाद, मृत्यु के बाद क्या खुसरो नामक व्यक्ति क्या बनता है, सुल्तान बनता है। लेकिन एक दिल्ली का कोतवाल रहता है फखरुद्दीन, वो इस व्यक्ति को सुल्तान नहीं बनने देता है, उसकी पसंद नहीं थी। तो फखरुद्दीन ने क्या किया, इसको सुल्तान के पद से हटाकर कैकूबाद को क्या किया, सुल्तान बना दिया। लेकिन 6 महीने के बाद कैकूबाद को भी बलबन द्वारा निर्मित कुश्क ए लाल या लाल महल को छोड़कर किलोखोरी की स्थापना करनी पड़ी। और इसने अपना शासन कहां से चलाया, किलोखोरी से चलाया, जो यमुना के किनारे था। इसके बाद क्या होता है, आपका लास्ट शासक क्यूमर्स। क्यूमर्स आपका अंतिम शासक रहता है, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी जाती है। और जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दूसरे वंश खिलजी वंश की क्या करेगा, 1290 में स्थापना करेगा। तो तुर्कों से अब शासन किसके हाथ में आ गया है, खिलजियों के हाथ में। थे तो खिलजी भी तुर्क, लेकिन एक नवीन वंश क्या आएगा, आपका खिलजी वंश। और इसी खिलजी वंश में सर्वश्रेष्ठ शासक होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये था आपका बलबन। धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।